गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लेसन 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण पढ़ रहे थे, तो उसी लेसन से हम आगे की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम आज उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। आधुनिक उद्योगों की एक विशेषता यह है कि वे अत्यंत अस्थिर हैं और सतत अपनी जगह परिवर्तित करते रहते हैं। आधुनिक युग की जो विशेषता, उद्योगों की जो खासियत है या विशेषता है, वो कैसे ही जो अत्यंत अस्थिर है, मतलब नहीं रुकने वाली है। और वह क्या है, सतत अपनी जगह परिवर्तन करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो परिवर्तन होते रहते हैं। उद्योग, उदाहरण के लिए जिन उद्योगों में औद्योगिकरण शुरू हुआ था, जहां सैकड़ों कारखाने लगे हैं और लाखों मजदूर बसे थे, आज वे वीरान हैं, क्योंकि उद्योग वहां से पलायन कर गए हैं। यहाँ औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण की वजह से शुरुआती दौर में क्या है, लाखों करोड़ों लोग क्या है उस कारखानों में काम करने वाले लोग लग गए थे। लेकिन क्या हुआ, उसकी वजह से एक तो कारखानों में लोग जगह जगह से मजदूर आने लगे और वहाँ बसने लगे। लेकिन स्थिति क्या हो गई, आज वो जगह क्या हो गई, वीरान हो गई। वीरान मतलब खाली हो गए, क्योंकि उद्योग वहाँ से पलायन कर गए। एक जो उद्योग वहाँ लगे थे वो दूसरी जगह लग गए। 1970 के दशक में भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इंदौर आदि में विशाल कपड़ा मिल थी। 1980 के दशक में ये सब मिलें बंद हो गई और बिल्कुल नए इलाकों में छोटे छोटे पावर लूम संयंत्र स्थापित हुए, जो पहले से अधिक मात्रा में कपड़ा उत्पादन करने लगे। 1900 दशक की बातें बताई गई है कि उस समय क्या है, ये सब मिलें बंद हो गई और बिल्कुल नए इलाकों में छोटे छोटे जो पावर लूम बने हुए थे, वो छोटे छोटे संयंत्र उद्योग स्थापित शुरू हो गए, जिससे क्या हुआ कि पहले से अधिक मात्रा में कपड़े उत्पादन होने शुरू हो गए। अब आगे देखते हैं। इसी तरह अमेरिका में जिन क्षेत्रों में विशाल मोटर गाड़ी के उद्योग लगे थे, अब वहाँ सारे उद्योग बंद हो गए। जो क्या है, अमेरिका में जिन उद्योगों में विशाल मोटर गाड़ी लगी हुई थी, उद्योग लगे थे, अब धीरे धीरे क्या है वो धीरे धीरे सारे उद्योग बंद हो गए। आज यह उद्योग कई छोटी इकाइयों में बंटकर दुनिया के कई देशों में फैल गया। तो यह निर्णय किस तरह होता है कि कोई उद्योग कहाँ पर लगाया जाए, इसके कई कारक हैं, मगर सबसे निर्णायक सरोकार है मुनाफा। इन सब की मेन वजह क्या होती है, मुनाफा की। उद्योगों को कहाँ पर लगाया जाए जिससे मुनाफा उन्हें या फायदा उन्हें अधिक मात्रा में हो सके। पूंजीपतियों, जो पूंजी लगाने वाले को किसी समय जहाँ कारखाने लगाने से सबसे अधिक मुनाफा की अपेक्षा होगी, वहीं वे कारखाने लगाएंगे। जहां पूंजीपति को कारखाने लगाने से ज़्यादा फायदा मिलेगा, वही उद्योगपति जो होंगे, पूंजीपति होंगे, वो अपना उद्योग लगाएंगे। और उसी समय तक, जब तक किसी दूसरी जगह से अधिक मुनाफा ना मिल जाए, मतलब जिस जगह पर वो उद्योग लगाए उस जगह पर मुनाफा ना मिल जाए। कहाँ कारखाने लगाने से मुनाफा अधिक मिल सकता है, यह कई कारकों पर निर्भर होता है। उत्पादन की तकनीक, कच्चे माल के स्रोत, बाजार, यातायात के साधन, राज्य की औद्योगिक व कर नीति, सबसे महत्वपूर्ण कुशल मगर कम वेतन पर काम करने वाले कारीगरों की उपलब्धता। कारखानों जो मुनाफा लगाते हैं उससे क्या है, मिल मालिक ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, जिससे क्या है उनकी तकनीक, उत्पादन में अच्छी तकनीक हो सके, जहां उनको कच्चे माल अच्छे आसानी से उपलब्ध हो सके, अपने बनाई हुई वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए। और साथ ही यातायात के साधन, आने जाने के लिए साधन भी हो। इस तरीके से वो क्या है, अपने व्यापार क्षेत्र को भी बढ़ाएगा और साथ ही वह ऐसे मजदूरों को ढूंढने की कोशिश करके जिससे कम वेतन में उन्हें कारगर उपलब्ध या काम करने वाले मजदूर आसानी से मिल सके। अब आगे देखते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में यातायात के साधन कम विकसित हुए थे। 18वीं और 19वीं सदी में यातायात के साधन
कम विकसित हुए थे, ज़्यादा फैले नहीं थे। अधिक मात्रा में लौह अयस्क और कोयला जैसे कच्चे माल के उपयोग के बाद कम मात्रा में लोहा या इस्पात बनता था। इस कारण खदानों के पास ही लोहे गलाने के उद्योग लगे ताकि कच्चा माल को दूर दूर तक नहीं ले जाना पड़े। मतलब क्या है, उन्होंने क्या है, खदानों के पास ही लोहे को गलाने के उद्योग लगाए ताकि कच्चा माल जो उद्योग में लाने वाले माल वो उनको दूर तक ना ले जाना पड़े। लेकिन समय के साथ इन खदानों में उच्च कोटि का कच्चा माल मिलना बंद होने लगा। अब जो उन्हें उच्च कोटि का जो कच्चा माल मिल रहा था वो समय के साथ उन्हें मिलना बंद हो गया और दूर दराज के क्षेत्रों में मंगाना पड़ा। ऐसे में पुराने इलाकों में लोहा उद्योग हटने लगे और अन्य सुविधाजनक जगहों में लगाए जाने लगे। अब क्या है, जो दूर दराजों से मंगाने की वजह से अब क्या है, पुराने जो इलाके लोहे के उद्योग थे उनको उन्होंने हटा दिए और साथ ही ऐसे जगह पर उन्होंने उद्योगों को स्थापित किया जहां सुविधाजनक उन्हें लाभ प्राप्त हो सके, सुविधा होने। जब यातायात और कच्चा माल पहुंचाने के सस्ते साधन बने तो ये उद्योग ऐसी जगह पर लगने लगे जहां कुशल मजदूर मिले और जहां कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। अब जो क्या है, जो उद्योगपति हैं वो क्या, कच्चा माल और यातायात के साधन में सुविधा तो बने रहे, साथ ही साथ वो क्या चाहते थे कि ऐसी जगह पर लगे जहां कुशल मजदूर आसानी से मिल सके और कम वेतन पर काम करने के लिए वो तैयार हो सके। उद्योगपतियों ने पाया कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों ने संगठित होकर अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा लिया था। उद्योगपति ने कुछ ऐसे जगहों पर पाया जहाँ पे उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों ने अपना संगठन बना करके अपने वेतन को बढ़ाने और सुविधा प्राप्त करने के लिए कोशिश किया। मजदूरों के दबाव के कारण उन देशों में मजदूरों के हित में कई कानून भी बने। मतलब मजदूरों के दबाव की वजह से उन देशों में मजदूरों के लिए, उनके हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए थे। जैसे कि मजदूरों को बिना मुआवजा काम से नहीं निकाला जा सकता था, या मजदूरों के काम के घंटे व न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता था। ये मुख्य बातें थी कि उन्होंने दबाव डाला कि किस तरीके से मजदूरों को भी फ़ायदा मिले, उन्हें मुआवजा मिले और साथ ही साथ वो काम के घंटे व न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता था, सरकार वह निर्णय करती थी। अब उद्योगपति उपनिवेश और अन्य देशों में अपना उद्योग लगाने लगे जहां गरीबी के कारण लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब जो उद्योगपति थे वो क्या करने लगे, ऐसी जगह पर निवेश करने लगे, अपने उद्योग लगाने लगे जहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा हों और उन्हें कम वेतन देकर काम पर रखा जा सके और करने के लिए वो तैयार भी हो जाए। जहां सरकारों ने मजदूरों के हित में कानून नहीं बनाए थे, मतलब मजदूरों के हित में उनकी सुरक्षा के लिए कानून नहीं बनाए थे या उन्हें लागू नहीं कर रहे थे, और जहां मजदूर संगठित नहीं थे, मतलब उनमें एकता की भावना ना हो, ऐसी जगह पर यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेजी के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया। इन सब चीज़ों में आप भी अपने आसपास में देखो कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेज होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया। उदाहरण के लिए दंतेवाड़ा से खोदा गया लौह अयस्क पानी के साथ घोलकर पाइपलाइन के माध्यम से बहाकर 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक ले जाया जा सकता है। मतलब यहाँ अब यातायात और संचार साधन इतने सस्ते हो जाने की वजह से वो क्या है, दंतेवाड़ा से खोदा गया लौह अयस्क पानी के साथ घोल करके पाइपलाइन में के माध्यम से बहा करके 250 किलोमीटर दूरी तक विशाखापट्टनम तक उसे पहुंचाया जा सकता है। वहां उसे लौह कंकड़ के रूप में परिवर्तित करके निर्यात किया जाता है। किसमें? लौह कंकड़ के रूप में उसे परिवर्तित करके उसे निर्यात किया जाता है। इससे किंदौल विशाखापट्टनम स्लरी लाइन कहते हैं। इसी तरह की एक पाइपलाइन ओडिशा में भी बनी हुई है। ओडिशा में भी ऐसी पाइपलाइन बनाई गई है। यहाँ चित्रों
के माध्यम से दिखाया गया। इसमें चित्र 4.6 में दंतेवाड़ा विशाखापट्टनम स्लरी लाइन्स का अंश यहाँ लोहे का घोल बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं कच्चा माल। सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना कच्चा माल के स्थानों पर की जाती है जहां उद्योगों को आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो सके, जिससे परिवहन लागत कम होती है। परिवहन मतलब उन्हें उन कच्चा माल को लाने ले जाने में जो खर्च होती है वो कैसी होती है, कम होती है। अगर हम 100 रुपये का लोहा और उतने ही कीमत का कपास खरीदते हैं तो कौन सा अधिक वजनदार होगा? आप स्वयं सोच सकते हैं कि लोहा वजनदार होगा या कपास वजनदार होगा। लोहा, एल्यूमीनियम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर आदि भारी अयस्क हैं। इससे इन उत्पादन क्षेत्रों से दूर औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर यातायात का खर्च उत्पादन के मूल्य को अधिक बढ़ा देता है। इससे क्या है, उन उत्पादन क्षेत्र से दूर होने की वजह से जो औद्योगिक स्थापित किए जाते हैं उससे क्या है, यदि यातायात का जो खर्च होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिससे उत्पादन का मूल्य भी बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इस तरह के उद्योगों की स्थापना इनके समीप की जाती है। कोरबा में एल्यूमीनियम का कारखाना, भिलाई में लौह इस्पात कारखाना, दुर्ग के जामुल में सीमेंट कारखाना खदानों के पास लगाया गया है। इसके विपरीत कपास का भार बहुत ही कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे परिवहन में होने वाला खर्च कैसा होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग बाजार के समीप लगाया जा सकता है ताकि क्या है, आसानी से कपास उन्हें उपलब्ध हो सके, उन्हें तैयार किया जा सके। अब आगे देखते हैं परिवहन। अब उत्पादन कई टुकड़ों में हो रहा है। उत्पादन के कई हिस्से या कलपुर्जे आसपास के कारखानों या विभिन्न देशों के छोटे कारखानों में तैयार हो जाते हैं। जो उत्पादन के जो कई हिस्से हैं या कलपुर्जे जो कोई भी सामान बनाते हैं या चीज़ तैयार की जाती है उसके पार्ट्स आसानी से कारखानों में या विभिन्न देशों के छोटे कारखानों में वो तैयार होकर आते हैं और कई देश में इन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है और अपनी कंपनी द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है। वो क्या है, मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके वो क्या है, बाजार में अपनी चीज़ों को कंपनियों के द्वारा बेचा जाता है। इसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। परिवहन मतलब यातायात के लिए ज़रूरत होती है। कच्चे माल या इनपुट को उद्योग तक लाने एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का कार्य परिवहन की सहायता से ही संभव होता है। इस कारण उद्योगों के स्थान निर्धारण में परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवहन के रूप में जल, सड़क, रेल और हवाई यातायात के साधनों का उपयोग किया जाता है। मतलब उद्योगों में जो अहम कच्चा माल को लाने, ले जाने, बनने के बाद उसे बाजारों में पहुंचाने, ये परिवहन का मुख्य योगदान होता है और इनके माध्यम से कच्चे माल को उद्योग तक लाने और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने का काम किया जाता है, जो परिवहन के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं शक्ति या ऊर्जा। शक्ति और ऊर्जा क्या है? किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी मशीन को चलाने के उद्योगों में जो चलने वाली मशीनें होती हैं वो क्या है, ज़्यादातर उसमें विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति ताप बिजली, कोयले से, जल विद्युत बांधों से, पवन बिजली और सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। मतलब ऊर्जा उद्योगों में चलाने की एक अहम भूमिका होती है। कोयला वजन में काफ़ी भारी होता है। साथ ही कोयले से बनने वाले बिजली गृह के आसपास के क्षेत्रों में कोयले से निकलने वाले राख से काफ़ी प्रदूषण होता है। मतलब जो बिजली उत्पादन करने से जिसमें क्या है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, उससे क्या है, काफ़ी प्रदूषण होता है। कोयले का विकल्प है डीजल। मतलब अगर कोयले की जगह पे हम डीजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी है, पर दोनों ही क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मतलब बहुत अधिक प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, एक सीमित मात्रा में है और समय के साथ इनके खत्म हो जाने का डर है। ये कभी भी खत्म हो सकते हैं।
इसलिए आजकल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोत भी तराशे जाने लगा है, जैसे सौर ऊर्जा, पनबिजली, वायु ऊर्जा, कचरे से बिजली बनाना आदि। अब पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि हम ऊर्जा के ऐसे और भी विकल्प तराशें जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और साथ ही उत्पादन भी किया जा सके। इनमें से सबसे किफ़ायती बिजली बांधों से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा जो क्या है काफ़ी फायदेमंद होती है, लेकिन बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेतीहर जमीन डूब जाते हैं। लेकिन उससे भी नुकसान ये है कि बड़े बांधों में बहुमूल्य वन जो काफ़ी जगहों पर पेड़ पौधे लगे रहते हैं और साथ ही जमीन क्या है उन डूब जाते हैं बांधों की वजह से, और कई गांव उजड़ जाते हैं मतलब जब वहाँ पानी जब बांध बनाया जाता है तो उन गाँवों को वहाँ से विस्थापित किया जाता है। छोटे और मध्यम बांध और पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली संयंत्र इसके उचित विकल्प हो सकते हैं। ये जगह अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय छोटे और मध्यम बांध हो और जिसको पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली संयंत्र इसकी उचित विकल्प हो सके बोल रहा है। जिन राज्यों व देशों के विद्युत सतत व सस्ती मिलती है, जहाँ विद्युत क्या है सस्ती है और निरंतर चलने वाली हो, वहाँ औद्योगिकरण की संभावना बढ़ जाती है, वहाँ ज़्यादा औद्योगिकरण होने की या विकास होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ सतत का तात्पर्य किसी भी कारखाने में मशीन चलाने के लिए विद्युत 24 घंटे निर्बाध रूप से मिलते रहने से है, मतलब सतत वो चलती रहेगी हमेशा दिन और रात। अब देखिए बाजार, किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में खपत होती है, मतलब किसी भी जब वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है, बाजार में उसे बेचा जाता है। अतः सभी उत्पादों को बाजार तक ले जाना होता है, जो भी चीज़ उद्योगों में उत्पादन की जाती है उसे बाजार तक ले जाना होता है। साथ ही लगातार बदलते हुए बाजार के स्वरूप उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजार से तात्पर्य केवल परिवहन खर्च कम करने से नहीं है, बल्कि बाजार में नए नए उत्पादों की खपत के साथ साथ लोगों को उत्पाद के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए वस्तुओं का आकर्षित होना तथा गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है कि जो चीज़ें हम उत्पादन करते हैं, तैयार करते हैं, उसे बाज़ारों में लेना एक अहम भूमिका होती है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, बाज़ार में नए नए उत्पादों की खपत के साथ साथ लोगों के जो उत्पादन कर रहे हैं उसके प्रति रुझान होना चाहिए, जिससे वस्तुओं को हम ज़्यादा आकर्षित बना सके और साथ ही उसमें जो गुणवत्ता होती है, गुण होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है, जिससे वस्तुएं आसानी से बेची जा सके। साथ ही मानक बाजार की भी ज़रूरत होती है, जिससे दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तरह के उत्पाद की मांग करें। अब क्या है, बाजार की ज़्यादातर ज़रूरत ऐसी होती है कि जो चीज़ें आकर्षित होती है, गुणवत्ता युक्त होती है, उन चीज़ों को लोग ज़्यादा मांग करते हैं, अर्थात लोगों की सोच, रुचि व खपत में समरूपता हो। पिछले 25 वर्षों के दौरान मोबाइल के उपकरण से उसे समझा जा सकता है कि शुरुआती दौर में 1990-91 में बहुत ही कम कंपनियां मोबाइल बनाती थी तथा मोबाइल भी कम लोगों के पास होता था क्योंकि लोगों की पहुंच कम थी। आज बहुत ही कंपनियां मोबाइल बनाती है। बाज़ारों की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखने के लिए कंपनियां अपने नए फीचर के साथ साथ अलग अलग आकार, डिज़ाइन, सस्ते मूल्य पर मोबाइलों को बाज़ार में लाती है, जिससे वे ग्राहकों को आकर्षित अपनी ओर कर सके तथा बाज़ार में अपने को पुनः स्थापित कर सके। यहाँ मोबाइल की एक एग्जाम्पल के तौर से बताया गया कि किस तरीके से मोबाइल का जो ट्रेंड था वो 90-91 में कितना कम था, लेकिन धीरे धीरे क्या है यह बदलती चलेगी। मोबाइल में नए नए फीचर्स आने लगे, उसकी आकृति में मोबाइल सस्ते दामों पे बाज़ार में मिलने लगे, जिससे लोग क्या है ग्राहक जो थे वो आसानी से मोबाइल की ओर आकर्षित हो गए और ये क्या हुआ, धीरे धीरे बाज़ार में अपने स्थान बनाना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं, उद्योगों में काम करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित मजदूरों की आवश्यकता होती है। श्रम क्या है, किसी भी उद्योग में काम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या है उद्योग में काम करने के लिए कुशल मतलब अच्छे कारीगर या मजदूर जो कैसे हो, प्रशिक्षित भी हो और कुशल हो, जिससे
ऐसे ऐसे लोगों की उद्योग में ज़्यादातर आवश्यकता होती है। साथ ही आगे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ई कॉमर्स। आप पहले कभी सिर्फ कल्पना करते रहे होंगे कि काश अपने घर बैठे मेरे पास मोबाइल, घड़ी, कपड़े, किताब, खिलौना, घरेलू सामान आ जाए। अब यह कल्पना नहीं, वास्तविक है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑर्डर करें, अपने ATM से भुगतान पेमेंट करें या अपने सामान आने के बाद पेमेंट कीजिए। कुछ ही दिनों में आपका सामान आपके हाथ में होगा। यही है ई कॉमर्स, जिसमें क्या है, मोबाइल के माध्यम से हम चीज़ों को खरीदते हैं। भारत में इंटरनेट और मोबाइल यूजर्स की बढ़ती संख्या ई कॉमर्स के बढ़ने की वजह है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार सालाना 50% की दर से बढ़ रहा है। वहीं चीन का ई कॉमर्स बाजार 18% और जापान का 11% सालाने की दर से बढ़ रहा है। देश में ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों में 75% की उम्र 15 से 34 वर्ष की है, जो ई कॉमर्स के द्वारा चीज़ों को या मोबाइल के माध्यम से चीज़ों को खरीद रहे हैं। कुशल मैनेजर, वैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रोग्राम आदि की जरूरत होती है। औद्योगिकरण की यह भी जरूरत है कि कुछ लोग लीक से हटकर सोचें, नई नई चीज़ों को खोज करें, समस्याओं के नए नए हल खोजते रहें, अर्थात लोग सृजनशील और भीड़ से हटकर सोचने वाले बने। जो औद्योगिकरण की यह ज़रूरत है कि लोग नई नई चीज़ों के बारे में सोच करें, उसके बारे में खोजें तथा समस्याओं को हल करने के लिए नए नए चीज़ों के बारे में पता लगाएं और उसको वो अलग अलग तरह से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। आगे देखते हैं, विकासशील देशों में मजदूरों की समस्या बहुत भिन्न रूप से है। विकासशील देश जहां जो विकास कर रहे हैं, ऐसे देशों में जो मजदूरों की समस्या है वो अलग अलग तरह की है। सकल जनसंख्या वाले, मतलब जहां जनसंख्या अधिक है, ऐसे वाले देशों में बेकारी की समस्या गंभीर है। अतः वे सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें कुशलता की कमी होती है। वे जहाँ संख्या अधिक होती है वहाँ पे लोग क्या है, सस्ते में काम करने, मतलब कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें उस कार्य को करने की इतनी कुशलता की कमी होती है। वे अधिकांशतः कैसे होते हैं, अशिक्षित होते हैं और आधुनिक उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। मतलब आधुनिक उद्योगों की जो ज़रूरत है उसे वो पूरा नहीं कर पाते। देश के कई कारीगरों का कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ा है, ताकि वो क्या है, ज़्यादा कुशल हो सके, दक्ष हो सके और अच्छे कारीगर के रूप में वो साबित हो सके और चीज़ें अच्छी बनाने लगे। रोजगार के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि कंपनी में अब स्थायी मजदूर व कर्मचारी रखना कम कर दिए हैं। जो रोजगार के मामले अगर देखा जाए तो एक नए परिवर्तन भी देखने को मिले हैं कि अब कंपनी क्या है, स्थायी मजदूर और कर्मचारी में कम लोगों को रख रही है। अतः वे अस्थायी या ठेके पर मजदूरी रखने लगे। अस्थायी उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है, रख भी सकते हैं, और वो क्या करते हैं, ठेके पर मजदूर रखते हैं या काम पर आउटसोर्सिंग करने लगे हैं। इससे कंपनी की श्रम लागत काफ़ी बचत होती है, मतलब जो कंपनी में जो खर्च होता है वो बच जाती है। यह परिस्थिति यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों की परिस्थितियों से बहुत ही भिन्न है, बहुत ही क्या है, अलग है। अब आगे देखते हैं पूंजी। औद्योगिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है पूंजी की। ये अहम चीज़ है जो उद्योगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई संस्थाओं का स्थापित होना आवश्यक है, जैसे शेयर बाजार का, बैंक और बीमा कंपनियां का होना बहुत ही जरूरी है। इनके होने से किसी भी उद्योगपति को कारखाने लगाने के लिए जरूरी पूंजी उपलब्ध हो जाती है। कि मतलब उद्योगपतियों को कारखाने लगाने में पूंजी, उन्हें राशि आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लोग अपना धन खाली और अनुपयोग ना रखें और उसे लाभ कमाने के लिए निवेश करें, मतलब उसके फायदा कमाने के लिए वो उस पर खर्च करें। इसके लिए बैंक जैसी संस्थाएं जरूरी है। बैंक जो है संस्थाएं हैं वो ये काफ़ी कारगर होती है पूंजी के लिए। अब आगे देखते हैं, उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी केवल व्यापारिक तथा लाभ की दृष्टि से लगाई जाती है। उद्योगों में जो पूंजी जो देते हैं या
उद्योगों में लगाते हैं वो क्या है, व्यापार तथा अपने लाभ की दृष्टि से करते हैं। और इस प्रकार की पूंजी में उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित होते हैं जहां लाभ की संभावना लगभग निश्चित हो, मतलब उन्हें ज़्यादा फायदा हो, ऐसी जगह पर उद्योग स्थापित करते हैं। जैसे मुंबई के कपड़ा उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी का आकर्षित इसी दृष्टिकोण से हुआ है, मतलब चीज़ें अच्छी बनने लगी और जिससे उद्योगों और पूंजी का जो खर्च है उसमें वो काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। विदेशी व्यक्तिगत पूंजी भी इसी लक्ष्य से उद्योगों में लगाई जाती है। इसके विपरीत सरकारी पूंजी निवेश केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, मतलब जो पूंजी निवेश किया जाता है या खर्च किया जाता है वो सिर्फ आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। पिछड़े हुए प्रदेशों की विकसित तथा प्राकृतिक संपत्ति की उपयोग संतुलन विकास को ध्यान में रखकर सरकारी पूंजी निवेश किया जाता है पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास के लिए, ताकि वो ऊपर आ सके। इसके लिए उद्योग संतुलित और विकास को ध्यान में रखते हुए सरकारी पूंजी निवेश करते हैं, उस पर खर्च करते हैं। भिलाई संयंत्र इसका एक उदाहरण है जो काफ़ी लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया हुआ है। अब देखते हैं औद्योगिकी। जितनी आधुनिक होगी उतना ही सहज एक निम्न लागत पर ज़्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा। प्रौद्योगिकी जितनी आधुनिक होगी, नए तरीके की होगी, उतनी ही सहज एवं कैसी होगी, निम्न लागत पर ज़्यादा उत्पादन, मतलब अधिक मात्रा में उत्पादन करना संभव हो सकेगा। विकसित देशों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी होने के कारण वहां औद्योगिकरण अधिक संभव हुआ है, जबकि विकासशील देश में प्रौद्योगिकी के कम विकास से उद्योगों को कम विकास हुआ है। इसका एक मुख्य कारण है। इसके लिए नए नए अनुसंधान, जहाँ पे खोज किया जा सके, पता लगाया जा सके, उसके बाद में जांच पड़ताल किए जा सके, नए तकनीकी का विकास आवश्यक है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा उत्पादन हो सकेगा कि चीज़ों को किस तरीके से कैसे बनाया जा सके और बाजारों में उसे बेचा जा सके। जरा सोचें कि उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क से तो उच्च गुणवत्ता युक्त लोहा इस्पात का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क से उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क इस्पात का उत्पादन किस तरह संभव होगा? यह नए अनुसंधान केंद्रों के द्वारा ही संभव हो सकता है कि किस तरीके से कम गुणवत्ता वाले को अच्छी गुणवत्ता युक्त लौह इस्पात कैसे तैयार कर सके। यह क्या है, अनुसंधानों केंद्र में ही उसे किया जा सकता है। नई नई स्वयं से चलने वाली मशीनों के उपयोग से सर्वाधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी विकास व उसकी संभावनाओं को तलाशना महत्वपूर्ण हो गया है कि किस तरीके से अधिक गुणवत्ता युक्त अच्छे हो, जो क्या है उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक संभव तराशने वाले हो सके। दुनिया के अन्य देशों के बारे में सूचना के माध्यम से पता करना औद्योगिकरण में मददगार साबित होता है। आज कंपनियों में काफ़ी स्पर्धा, मतलब कंपनियों में काफ़ी होड़ लगी है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि अत्यधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए आधुनिक व नई तकनीक का उपयोग करें, मतलब किस तरीके से उत्पादन को अधिक फैलाया जा सके, नए नए तकनीकों का प्रयोग किया जा सके। इसके लिए कई कंपनियां नई तकनीक वाली कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन का काम कर रही है, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर के वो उत्पादन को कैसे करना है उसके बारे में वो काम कर रही है। उदाहरण के लिए भारत की हीरो कंपनी ने जापान की कंपनी होंडा के साथ मिलकर हीरो होंडा मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू किया। किस तरीके से दो देश के लोगों ने मिलकर के उस कंपनी को चलाया। अब आगे देखते हैं औद्योगिक नीति। उद्योग की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है। यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना के लिए उदारता नहीं होती तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा, जिससे क्या है, जो उद्योगपति है जो खर्च करेगा वो आसानी से दूसरे उद्योगपति के साथ मिलकर के आसानी से कार्य कर सकता है। उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करेंगे जहां शासकीय नीति लचीली होती है, मतलब शासकीय जो नीति है, नियम है, वो कैसी हो, कमजोर हो। जहां शासन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम से कम करे और कर कम से कम हो, वहां सरकार क्या है,
हस्तक्षेप मतलब उनके कामों में अड़चन कम से कम करे और साथ ही कर हो वो भी कम हो। जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली व यातायात व्यवस्थित हो, ऐसी जगह पर वो अपने उद्योग स्थापित करेंगे। अब आगे देखते हैं नई औद्योगिक नीति का प्रभाव। 3 प्रमुख नीतियां बनाई गई है जो निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नई औद्योगिक नीति का प्रभाव किस तरीके से हुआ है। पहला देखते हैं हम उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है नियमों एवं प्रक्रियाओं को आसान बनाकर, जो नियम है और प्रक्रिया है उन्हें आसान बनाकर क्या करना है, लाइसेंस परमिट राज को कम करना है, जिससे क्या हो सके, विदेशी कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी व तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सके। मतलब आसानी से वो अपनी तकनीकी के साथ भारत में कंपनियां स्थापित कर सके। यह औद्योगिक विकास के लिए किया गया उपाय है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में बनाया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसे और अधिक प्रोत्साहित किया गया है, मतलब उसे बढ़ावा दिया गया है। अब आगे देखते हैं निजीकरण। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपकरणों को निजी हाथों में बेचा जाना उन उपक्रमों का निजीकरण करना कहलाता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम है उस किसके हाथों में, निजी हाथों में बेच देती है, जिससे निजीकरण करना कहलाता है। विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, घाटे में चल रहे बीमार उपक्रमों को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी। ऐसी कंपनियां जो क्या है, निजी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने, घाटे में चल रहे उपक्रमों जो उद्योग है उन्हें बंद करने की मांग की ओर बढ़ रही है। सार्वजनिक उपक्रमों में लगातार बढ़ती समस्याओं के समाधान के सरकार ने अपने आर्थिक सुविधाएं कार्यक्रमों में श्रृंखला के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की नीति अपनाई है और इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का मार्ग खोल दिया गया है, जिससे क्या है, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी जो वो खुले तौर से निजी कंपनियां वो मिल करके दूसरी कंपनियों के साथ आसानी से मिल करके काम कर सके। इस प्रक्रिया में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अंश को बेचना आरंभ कर दिया। इससे इन प्रबंधों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी एवं अतिरिक्त साधनों का क्या होने लगा, एकीकरण भी हुआ। अब प्रबंध मिल करके काम करना शुरू कर दी। अब आगे देखते हैं वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण। 1980 और 1990 के दशकों में शुरू हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत पूंजी के साथ साथ वस्तुएं और सेवाएं, श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। ये वैश्वीकरण की मुख्य प्रक्रिया है, जिससे क्या है, पूंजी के साथ साथ वस्तुएं और सेवाएं, श्रमिक और संसाधन एक देश दूसरे देश के साथ स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके। वैश्वीकरण के मुख्य जोर घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर है। घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा जो होड़ है उसको बढ़ाने की ओर बढ़ावा दिया गया है। वैश्वीकरण को हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला है एक आर्थिक व राजनीतिक प्रक्रिया, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन और वितरण का क्या हो, अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है। अर्थात देशों के बीच क्या होगा, उत्पादन, पूंजी, श्रम, विचारों और संस्कृति के आवागमन या लेन देन में जो बाधाएं थी या है उसका क्या करना है, खात्मा करना है। जो भी समस्याएं हैं दोनों के बीच में उनका क्या करना है, खात्मा करना है, ताकि क्या हो सके, पूरे देश में इन सब बातों का बिना रोक टोक के लेन देन हो सके। यही वैश्वीकरण है। दूसरा है वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सुझाई गई नीति, जिसे हम उदारीकरण की नीतियां भी कहते हैं। दूसरा जो वैश्वीकरण की जो बताया गया है वो को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से सुझाव दिए गए हैं, नीतियाँ बताई गई हैं, जिससे कि उदार भाव से हम जो दूसरे देश की कंपनियां हैं उसको आसानी से अपने देश में लगा सकें। यही उदारीकरण की नीति है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके आसानी से काम कर सकें। आप लोगों का लेसन आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, किस तरह के उद्योग कच्चा माल के स्रोत में पाए जाते हैं, स्रोत से पास लगाए जाते हैं और किस तरह के उद्योग बाजार के पास लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उद्योग स्थापित करने में बैंकों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 3,
पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए सरकार को ही क्यों पूंजी लगानी पड़ती है। 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बच्चों, आप लोग इसे पूरा करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।